हेलो फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हैं द एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखने वाले हैं आवेशों का स्थानांतरण, अर्थात आवेश जो है किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। अगर हम बात करें आवेशों के स्थानांतरण में, तो मैं सबसे पहले आपको दो इमेजेस दिखा रहा हूँ, पहले वो देखिए। यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं, दो चित्र दिख रहे हैं, जिसमें पहला जो चित्र है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा जो चित्र है इसमें प्रोटॉन्स जो है स्थानांतरित हो रहे हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें जो पहला चित्र है वह बिल्कुल सही है। ऐसा आप लोग भी जानते होंगे कि ये क्यों सही है। ऐसा इसलिए है कि जो प्रोटॉन होते हैं यह न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, यानी कि नाभिक में मौजूद होते हैं। ये जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। चारों ओर ये जो है ये सब इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। यह कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इनका कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये स्थानांतरित नहीं होते। नहीं, ये कहना गलत है कि स्थानांतरित नहीं होते। ये प्रोटॉन जो भी है, ये प्रोटॉन भी है, ये भी स्थानांतरित हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन कौन सा है? तो वो कंडीशन ये है कि जब इन्हें हम इतने मतलब इतना ज़्यादा भरपूर मात्रा में जब इसे एनर्जी मिल जाएगा, तब ये प्रोटॉन जो है ये भी स्थानांतरित किया जा सकता है। जबकि इसके लिए चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कि अत्यधिक मात्रा में एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जबकि यह प्रोटॉन जो है यह है, क्या कहलाता है, अंदर न्यूट्रॉन के साथ ये न्यूक्लियस में है। इसीलिए इसे मतलब कि बाहर स्थानांतरित करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हम लोग देखते हैं अधिकतर जो केसेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ही, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ही सिर्फ स्थानांतरित होती है, प्रोटॉन नहीं होती है। क्योंकि इसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है। अगर इसे हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दे दें तभी यह जो है स्थानांतरित हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि आवेशों का स्थानांतरण किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, जिसमें हम कुछ जो मुख्य तरीके हैं जो हमने हमने पढ़ने हैं उसे हम देखेंगे। आवेशों के स्थानांतरण में जो हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं, जो पहले तरीके के जो मतलब कि स्थानांतरण, आवेशों का जो स्थानांतरण का जो तरीके पढ़ने वाले हैं उसमें जो पहला है, सबसे पहला है घर्षण द्वारा, यानी कि घर्षण के द्वारा। इसमें सबसे पहले हम इसमें नोट करने वाली बात यह है, तो आखिर घर्षण द्वारा कैसे होगा, मतलब कि आवेशों का ट्रांसफ़र घर्षण द्वारा कैसे होगा। तो पहले इसके कंडीशन होते हैं। पहला जो इसका कंडीशन है कि दो अलग अलग प्रकृति, यानी कि विपरीत प्रकृति के पदार्थ होने चाहिए, वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है, जिन पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। यानी कि Q इक्वल टू, यहाँ भी Q इक्वल टू होना चाहिए 0 दोनों में। और इन्हें जब हम घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन जब होता है, घर्षण जब इन दोनों के बीच में होता है, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर हम कहें दूसरे शब्दों में कहें तो आवेशों को जो मतलब कि ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ जब घर्षण होता है तो घर्षण के द्वारा एक ऊर्जा भी निकलता है जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। आप भी जब अपने हाथों को आपस में रगड़िएगा तो उसमें हल्का गर्माहट महसूस होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। और यहाँ भी वो गर्माहट यहाँ आती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच घर्षण के कारण एक ऊर्जा पैदा होती है, एक ऊर्जा आती है जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ही इन दोनों पर, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों जो वस्तुएं होती है, आवेशित हो जाती हैं। इन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश होगा प्रकृति में तो विपरीत होगा लेकिन मात्रा में समान होगा।
मात्रा में इसलिए समान होगा क्योंकि जो यहाँ पर आवेशों का ट्रांसफ़र हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, ये दोनों आवेशों के दोनों वस्तुओं के बीच में ही होता है हुआ है, जो कि समान मात्रा में होगा, लेकिन प्रकृति जो होगा परस्पर विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पर पॉजिटिव आया है तो दूसरे पर निगेटिव, और जो दोनों आपस में बराबर हैं। हमने तो पहला टाइप जो है देख लिया है, घर्षण द्वारा आवेशों का स्थानांतरण। अब जो दूसरा है यह है चालन द्वारा घर्षण मतलब आवेशों का स्थानांतरण चालन के द्वारा। तो ये कौन सी भाई प्रक्रिया है? तो इसमें भी सिंपली कुछ और नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और एक और ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एक पर पहले से ऑलरेडी आवेश मौजूद होता है। मान लीजिए कि इस पर माइनस 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 के आवेश मौजूद हैं, और तब हम इसे चालक तार द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होता है? जोड़ने पर यहाँ ये वस्तु में भी आवेश आने लगता है। अगर इसमें एक कंडीशन है कि यदि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, समान आकृति समान प्रकृति, अर्थात इनका आयतन भी समान हो, आकृति भी समान हो, और पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी समान हो, मतलब सब चीज़ समान होगा, तब इन दोनों में आवेश जो होगा बराबर मात्रा में और समान प्रकृति के आवेशों का स्थानांतरण होगा। लेकिन यदि यदि दोनों वस्तुएं हैं विपरीत आकृति प्रकृति के हैं, तो इसमें जो आवेश का स्थानांतरण होगा यह इनके विभव पर डिपेंड करेगा। अब मैंने आपको बताया नहीं कि विभव क्या है। तो विभव जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें अगले चैप्टर में भी पढ़ना है। विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव, यह हमें यह बताता है, यानी कि विभव जो है यह हमें यह बताता है कि जब हम दो वस्तुओं को जोड़ेंगे, जब हम दो वस्तुओं को आपस में इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो आवेश का बहाव जो है किधर होगा। और जब हम यहाँ पर हम ये कंडीशन है कि जब हम ये दोनों को तार से जोड़े हैं, तो इन दोनों का जब तक विभव समान नहीं होगा तब तक आवेश का ट्रांसफ़र होते रहेगा। और इस पर जो है एक कंडीशन, एक बहुत ही मुख्य बात होता है कि चालन द्वारा जब हम आवेशों का स्थानांतरण करते हैं तो क्वांटिटी, यदि सब चीज़ समान है, मतलब आकृति प्रकृति समान है, तो मतलब क्वांटिटी इसका मतलब कि आवेश की जो प्रकृति और क्वांटिटी दोनों ही बराबर रहेंगे। जो अगर इस पे निगेटिव है तो इस पे भी निगेटिव होगा, वो ऐसे भी होगा। और इसकी मात्रा जो है, क्वांटिटी है, ये भी बराबर ही होगा यदि आकृति और प्रकृति दोनों बराबर हैं। वरना अगर मतलब मान लीजिए दूसरे प्रकृति का अगर पदार्थ है और एक दूसरे का है, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, तब इन दोनों में मात्रा तो अलग अलग हो सकता है, विश्व का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, अलग होगा। लेकिन जो प्रकृति है, यदि इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2। ये हो गया मात्रा, सॉरी, Q1 इक्वल टू Q नॉट Q2, ये हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो है आवेश जो है बराबर है, लेकिन मात्रा जो है कम है। अब हम तीसरा देखते हैं। जो तीसरा तरीका है आवेशों का स्थानांतरित करने का, वह है प्रेरण के द्वारा। वह क्या है? प्रेरण द्वारा हम आवेशों को किस तरह से स्थानांतरित करते हैं, यह आइए हम जानते हैं। तो अब हम लोग जो तीसरा देखने जा रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशों का ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांसफ़र, यानी कि आवेशों का स्थानांतरण किसके द्वारा? तो प्रेरण द्वारा। तो इसमें हम सिंपली करते क्या है, तो इसमें आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, पहले आप समझ जाइए ये क्या है, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहले प्रेरण द्वारा जब हम आवेशों का स्थानांतरण करते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक जो ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर जो आवेश होगा वह पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। मान कर चलते हैं, हमने मान लिया कि इस पर आवेश जो है पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है, भरपूर मात्रा में पॉजिटिव आवेश इस पर मौजूद है। अब इसके करीब बहुत ही पास, मतलब एकदम क्लोज डिस्टेंस पर
एक और ऑब्जेक्ट रखते हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रेरण द्वारा जो आवेशों का स्थानांतरण होता है यह केवल धातुओं में ही होता है। ठीक है, प्रेरण द्वारा जो स्थानांतरण होता है यह केवल धातुओं में होता है। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मान लिया मैंने कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यह पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। जिस पर पहले ऑब्जेक्ट पर आवेश मौजूद है उस पर प्लस या फिर माइनस दोनों कुछ भी आवेश हो सकते हैं। मान लिया मैंने कि यह प्लस इस पर आवेश है। तब हम इसके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट ला रहे हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम इसके बहुत क्लोज डिस्टेंस पे रखते हैं, बहुत ही पास रखते हैं, तो इसमें एक ध्रुवीकरण प्रक्रिया होती है। आपको पता होगा ध्रुवीकरण क्या होता है। जो इस प्रक्रिया है यानी कि ध्रुवीकरण है, इसमें सिंपली होता यह है कि जो आवेश होते हैं आवेशों के बीच ध्रुवीकरण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो माइनस 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 आवेश जो होंगे, जो जितने भी माइनस इसमें आवेश होंगे वह दो सब एक तरफ हो जाएंगे, और जितने भी प्लस के आवेश होंगे वो सारे एक तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्रुवीकरण जो प्रक्रिया हो रही है ये कैसे हो रही है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस आवेश इसमें है। जब इसमें प्लस आवेश होगा तो इसका माइनस आवेश जो इस ऑब्जेक्ट के होंगे, माइनस आवेश जितने भी ऋणात्मक आवेश होंगे वह इसके ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि जो विजातीय आवेश हैं ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो यहाँ पर ध्रुवीकरण प्रक्रिया कुछ इस तरह से होंगी कि यहाँ के जो इसके जो माइनस के हैं जो आवेश हैं एक तरफ हो जाएंगे इसके एट्रैक्शन के कारण, इसके आकर्षण के कारण, और जो प्लस के आवेश हैं, जो इसके प्लस के आवेश हैं वो सब एक तरफ हो जाएंगे। अब इस प्रक्रिया में हम सिंपली करते ये हैं कि एक वायर लाते हैं और ग्राउंड से जोड़ देते हैं। ग्राउंड मतलब क्या, अर्थिंग। आप लोग जानते हो, आप सबके घर में अर्थिंग एक वायर होता ही होगा जो डायरेक्टली अर्थ से यानी कि पृथ्वी से, भूतल से ज्वाइंट रहता है। और आप जानते हैं हमारे जो धरती माता है कितना दयावान है, ये हमें खाने के लिए फल भी देती हैं। और इन प्रोटॉन्स को या फिर यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी देती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो जाता है वह अंदर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स है। तो ये जब हम ग्राउंड से जब हम जोड़ेंगे तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर। और जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव के जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल के न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूट्रल कर देगा। और जब न्यूट्रल जैसे ही हो जाएगा हम यहाँ से कैंची लाएंगे और एक क्या होता है, काट देंगे, इसे काट देंगे। यहाँ से जब हम कट कर देंगे तो यहाँ तो न्यूट्रल हो गया, और जब न्यूट्रल हो गया तो इस पर क्या आ जाएंगी, निगेटिव आवेश बिखर जाएंगी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जब आवेश मतलब कि इस पर तार को जब काट दिया जाता है ग्राउंड से तो जो आवेश होंगी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होंगे। यानी कि प्रकृति इसका विपरीत होगा, लेकिन जो आवेशों की क्वांटिटी होगी, आवेशों की मात्रा होगी, यह समान होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्लस क्यू, यदि ये Q1 है और ये Q2 है तो हम लिख सकते हैं प्लस Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। मतलब कि ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, लेकिन मात्रा जो होगा, Q का जो मात्रा है यह समान होगा। आप इसी चीज़ को फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें प्रेरण द्वारा में कि इनमें एक पर आवेश होता है। जब दोनों को बहुत ही क्लोज लाया जाता है तब ये इन दोनों के अंदर एक के अंदर ध्रुवीकरण प्रक्रिया होती है। ध्रुवीकरण के कारण इसमें जो माइनस है यह प्लस की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और जो प्लस है यह विकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण यह साइड में हट जाता है, यहाँ पर आ जाता है, किनारे हट जाता है। और जब ऐसा होता है तो हम एक ग्राउंड
ग्राउंड वायर लेते हैं जो अर्थ से जोड़ देते हैं। इस वायर को जोड़ते ही नीचे से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स की बहाव होती है जो यहाँ पर उपस्थित प्रोटॉन्स को न्यूट्रल कर देती है। और जब यहाँ पर वस्तुतः जब यह न्यूट्रल हो जाता है तब हम यहाँ से कैंची लाते हैं और इस वायर को काट देते हैं। और काटने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर माइनस का जो आवेश है, माइनस का आवेश जो है आवेशित, माइनस से आवेशित हो जाते हैं। और इस पर जो जितने आवेश की मात्रा होगी उतनी ही आवेश की मात्रा इस पर भी होगी, लेकिन जो प्रकृति होगी यह अपोजिट होगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि केवल एक पॉजिटिव होता है और आवेश जो होता एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तो आवेश की मात्रा जो होती है समान होती है और आवेश की प्रकृति अलग अलग होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आवेश का क्वांटमीकरण। यह भी जो है आवेश का क्वांटमीकरण जो है यह भी एक आवेश का प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण जो है, सबसे पहले आवेश का क्वांटमीकरण आखिर होता क्या है यह हम देखेंगे। तो आवेश का क्वांटमीकरण, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि आवेश जो होता है यह किस रूप में होता है। तो आवेश जो सबसे पहला जो अपने इकाई आवेश के रूप में होता है, और जो इकाई आवेश जो होता है यह एक पूर्णांक के गुणज के रूप में रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं ई जो होता है यह गुणज के रूप में होता है, पूर्णांक के गुणज के रूप में, एन के गुणज के रूप में हमेशा अवेलेबल रहता है। और जब हम डिवाइड करते हैं यह जो हम डिवाइड भी करते हैं ये भी जो होता है यह पूर्णांक संख्या का होता है, न कि इस ई का होता है, अर्थात इकाई आवेश का होता है। हम डिवाइड करते हैं एन को, न कि इकाई आवेश को। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण कुछ और नहीं है, बल्कि इससे हमें यह पता चलता है या फिर हम इसके द्वारा हम सिर्फ एन का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, ना कि ई का। हम किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम जब भी आवेशों का विभाजन करेंगे वह उसके इकाई आवेश के एन के गुणन के रूप में ही होगा। अर्थात हम पूर्णांकों का विभाजन करते हैं ना कि आवेश का। और इकाई आवेश का मान जो है सदैव 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्स ही रहेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अर्थात हमारा जो आवेश का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आवेश संरक्षण। अर्थात आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही आवेश का निर्माण किया जा सकता है। इसका केवल स्थानांतरण किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आवेश है क्या, आवेश का संरक्षण के नियम आखिर है क्या। तो जो आवेश संरक्षण नियम है इसके अनुसार हम ना तो आवेश का निर्माण कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, केवल इसका मतलब कि स्थानांतरण कर सकते हैं। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। यदि हम बात करें इसकी एग्जाम्पल पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पहले हम जानते तो हैं यही कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आवेशों का बीजगणितीय योग जो है नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस समय ऊर्जा यानी एनर्जी, द्रव मैटर अर्थात मैटर तथा प्रतिद्रव यानी कि एंटी मैटर, इनका अत्यंत विशाल भंडार, मतलब बहुत ही बड़ा भंडार जो है बिग बैंग के द्वारा उत्पन्न हुई थी। जब बिग बैंग हुई थी तो इन तीनों चारों का मतलब कि ये मैटर हो गया, एंटी मैटर और एनर्जी, इन तीनों का बहुत ही विशाल प्रचुर मात्रा में इसका उत्पन्न हुआ। तब जो द्रव और प्रतिद्रव अर्थात मैटर और एंटी मैटर जो हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत परंतु परिमाण में ठीक बराबर थे। उन समस्त आवेशों का बीजगणित योग उस समय भी शून्य था और आज भी ब्रह्मांड के समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग आज भी शून्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश जो है संरक्षित है। और हम बात करें उदाहरण की तो यहाँ पर युग में विनाश यानी कि जब
एक इलेक्ट्रॉन और पोजीट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोजीट्रॉन है। प्रोजीट्रॉन जो होता है यह इलेक्ट्रॉन के ठीक परिमाण में बराबर लेकिन आवेश में ठीक इसके जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तब इनसे गामा रेज उत्पन्न होती है। जो गामा रे है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अर्थात प्रकाशीय तरंग है। ये एक तरंग का रूप है अर्थात यह प्रकाश है। EMW यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है ये। और ये जो गामा रे है प्रकाश का रूप है जिसमें जो मास लेस होता है, इसमें जो मास है शून्य के बराबर होता है और इसके जो मास जो होता है शून्य के बराबर होता है, लेकिन इसका एनर्जी जो है, एनर्जी ये जो होता है ये शून्य नहीं होता है। अर्थात प्रकाश जो है ये है, प्रकाश एनर्जी का रूप है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जो जब देखेंगे तो यहाँ पर मास तो शून्य नहीं था, क्योंकि आवेश के लिए मास का होना अर्थात द्रव्यमान का होना बहुत ही जरूरी होता है। जब द्रव्यमान होगा तभी आवेश होगा। यदि हम इसका बीजगणितीय योग देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है प्लस एक पोजिट्रॉन है, जिसका बीजगणितीय योग अगर देखिएगा तो ये शून्य होगा अर्थात टोटल जो आवेश होगा वह शून्य है। और यहाँ भी जो टोटल आवेश है शून्य है अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित था। आवेश युग में विनाश के पहले भी शून्य था और युग में विनाश के बाद भी शून्य है अर्थात आवेश संरक्षित है। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। तो हमने आज आवेश का स्थानांतरण और आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटमीकरण, ये तीन जो इसके आवेश के प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हमने देखा। और हम बस आज के लिए इतना ही। अब हम कल देखेंगे कूलॉम्स लॉ, उसके सदिश रूप को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। धन्यवाद।